गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक वनस्पति विज्ञान पर आपसे चर्चा की। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे रिकॉल करना चाह रहे हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हो कि पादप शरीर के कितने भाग होते हैं, या पादप का शरीर कितने भागों में बटा होता है? आपको बता दें, पादप काय जो होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर क्या होता है, बटा होता है। पादप काय कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों के अंदर क्या होता है, बटा हुआ होता है। ठीक है, जिनमें सबसे पहला भाग आपका हो गया, देखिए, जड़ें, रूट, ये हो गया तना जिसको बोलते हैं स्टेम, और ये हो गई आपकी पत्तियां जिसको हमने बोल दिया लीफ। ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीफ। ये पादप शरीर के कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अब आपसे अगर दूसरा सवाल हम आपसे पूछे कि भाई ये पादप काय के जो विभिन्न भाग हैं, जिनके नाम आपको बताया, जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इनके क्या कार्य हैं? तो आपको पता है कि जो जड़ें होती हैं, ठीक है, ये जल अवशोषण का कार्य करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। जड़ें जो होती हैं वो जल अवशोषण का कार्य करती है। ठीक है, तना जो होता है वो पादपों को क्या प्रदान करता है? दृढ़ता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करने का कार्य करता है। और पत्तियां जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में क्या होती है? सहायक होती है। भोजन के निर्माण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। तो लीफ किस में सहायक होती है? फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है? सहायक होती है। हमने 2 क्वेश्चन पूछे कि पादप के कितने भाग होते हैं, तो पादप के 3 भाग, जड़, तना और पत्तियां। और इन पादप के जो भाग हैं उनके क्या कार्य हैं, तो वो कार्य हमने आपको बता दिया। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पादप के कौन से ऊतक होते हैं जो जल और खनिज पदार्थों के परिवहन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पादप के शरीर में ऐसे कौन से ऊतक होते हैं जो जल और खनिज पदार्थों के परिवहन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखिए, आपको बता दो, पादपों के अंदर एक ऊतक होता है जो मनुष्यों में या जंतुओं में भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। ये एपिडर्मल टिश्यू पाया जाता है। एपी का अर्थ होता है एबव, एबव का अर्थ होता है ऊपर, डर्मल का अर्थ होता है लेयर, डर्मल का अर्थ क्या होता है? लेयर। अर्थात ऐसे ऊतक जो कहां पर पाए जाते हैं? ऊपरी स्तर के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? ऊपरी स्तर के रूप में पाए जाते हैं। ये एपिडर्मल जो टिश्यू होते हैं वो पादप की जो जड़ें होती हैं, जड़ का अग्रभाग जो होता है, ठीक है, जहां पर क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। और ये रूट हेयर्स क्या काम करते हैं? जल को क्या करते हैं? मृदा से अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात, ठीक है, जल और खनिज पदार्थों के परिवहन में क्या होता है? ये सहायक होता है। क्या होता है? परिवहन में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये एपिडर्मल टिश्यू होता है। वैसे अगर इसका एक सही आंसर और भी बोला जाए, हमने आपसे सवाल पूछा कि पादप के कौन से ऊतक जल और खनिज पदार्थों के परिवहन में सहायक होते हैं, तो जल और खनिज पदार्थों के परिवहन में जो सहायक होता है वो मेजरली सब्वैन ऊतक होता है। सब्वैन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम, और दूसरा कौन सा होता है? फिलोएम होता है। आपको बता दें, जाइलम जो होता है वो मुख्य रूप से जल को, पौधे के विभिन्न भागों तक जल को मृदा से अवशोषित करने में सहायक होता है, साथ में
पौधे के विभिन्न भागों तक उसे स्थानांतरित करने में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है, आपको बात कर रहे हैं यहाँ पे पादप जल संबंध पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही विशालकाय बिल्डिंग है जो कई क्या है, जिसके अंदर कई सारी फ्लोर्स बनी हुई है। ठीक है, आप घर के नीचे से हमें क्या पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है। कहां पे पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, घर की निचली सतह से लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर तक क्या पहुंचाना है, जल पहुंचाना है। तो जल पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पादप जो होते हैं, उन पादपों में जल को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए, जल को पत्तियों तक क्या है, मृदा से, ठीक है, यानी कि जड़ों से लेकर के जल को कहां तक पहुंचाया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाने की क्या होती है, पत्तियों तक जल को पहुंचाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है कि जड़ें जो होती हैं, ठीक है, यानी कि जो जड़ें होती हैं वो मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक है, और अवशोषित करने के पश्चात मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूं, ये एक रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट हेयर है और इस रूट हेयर के अंदर ये क्या है, कोशिकाएं होती हैं। तो ये क्या करते हैं, रूट हेयर मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। जब यहाँ पे जल इस कोशिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो ये जल को दूसरी कोशिका में क्या कर देता है, स्थानांतरित करता है। जब स्थानांतरित करता है तो यहाँ पर एक दाब लगता है जिसे रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट प्रेशर या मूल दाब क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसी मूल दाब के कारण पौधे की जड़ों से जल को पौधे की पत्तियों तक, ठीक है, तने के माध्यम से क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ये हमने एक शॉर्टली आपको बताया, यानी कि यहाँ पे जल का पंपिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, जल जो होता है उसका पंपिंग किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर के अंदर हम इन सभी बातों पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या है कि हम पादप और जल के बीच में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण घनिष्ठ संबंध होता है। उस संबंध को समझाने के लिए पादप और जल के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जल के बारे में। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जल ही क्या है, जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, देखिए क्यों जीवन संभव है, पादपों के लिए भी और जंतुओं के लिए भी। ठीक है, तो उस पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन क्या है, संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जो हमारे पुराण होते हैं, उन पुराणों में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर के बना है, 5 तत्वों से मिलकर के बना, जिनमें से एक प्रमुख तत्व है जल। जल, अग्नि, वायु, ठीक है, आकाश और मृदा, इन 5 तत्वों से मिलकर के मानव का शरीर क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा शरीर ये 5 मूलभूत तत्वों से बना है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में क्या है, बताया गया है। जल जो होता है वो सभी जीवित, ठीक है, जल जो होता है वो सभी जीवित जीवों का एक प्रमुख घटक होता है। जीवित जीवों का एक क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। कौन होता है, जल होता है। वो सभी जीवों का एक क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। क्योंकि जल जो होता है वो जीवों की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने में क्या होता है, सहायक होता है। जल जो होता है वो जीवों में विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने में क्या होता है, सहायक होता है। या हम यूं बोल सकते हैं कि जो जल होता है वो जीवों में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए अनुकूल माध्यम के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, अनुकूल माध्यम के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। पादपों में भी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, चाहे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो, चाहे पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो, ठीक है,
या पादपों में श्वसन की क्रिया हो, ठीक है, या उत्सर्जन की क्रिया हो, ये सभी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स, ठीक है, पादपों के लिए जल की महत्वता, ठीक है, कि जल जो होता है वो पादपों के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए ये हमने आपको बता रहे हैं कि पादपों के लिए जल क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। इसलिए जल की हम विशेषताओं पर आपसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जल की विशेषताओं पर, ठीक है। देखिए जल की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, ठीक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स, पादपों के लिए जल का महत्व, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं। क्यों महत्व है इसका? सबसे पहले कि जल जो होता है वो एक सार्वत्रिक विलायक होता है, ठीक है। जल के अंदर सभी प्रकार के पदार्थ होते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। जल एक ऐसा सॉल्वेंट होता है, जल एक ऐसा विलायक होता है जिसके अंदर सभी पदार्थ क्या हो जाते हैं? घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसलिए जल को क्या माना गया है? एक सार्वत्रिक विलायक होता है। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल क्या है? एक सार्वत्रिक क्या है? विलायक है। तो जल क्या होता है? एक सार्वत्रिक क्या होता है भैया? विलायक होता है, ठीक है। जल क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है। ये जल की पहली विशेषता हमने आपको बता दी है, ठीक है। अब दूसरी विशेषता पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो विशेषता क्या है उस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें जल जो होता है वो एक निश्चित तापक्रम पर, जल जो होता है वो एक निश्चित तापक्रम के परास्पर, किस पर? तापक्रम के एक निश्चित परास्पर तीन अवस्थाओं को क्या है? दर्शाता है। या हम कह सकते हैं कि जल एक निश्चित तापक्रम के परास्पर तीन अवस्थाओं के रूप में क्या है? पाया जाता है। जल जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्या किया जाए? जमा दिया जाए, फ्रीजिंग कर दिया जाए, ठीक है। जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाएगा तो जल क्या है? जम जाएगा, यानी कि बर्फ का निर्माण हो जाएगा। और बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में होती है। जो जल आप लोग पीने के लिए काम में लेते हैं वो जल कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। और यदि जल को 0 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर यदि गर्म कर दिया जाए, ठीक है, तो वो जल कौन से रूप में आ जाएगा? गैसीय अवस्था में पाएगा। अर्थात जल जो होता है वो एक निश्चित तापक्रम के परास्पर, ठीक है, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अर्थात जल जो होता है वो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के रूप में क्या है? पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के रूप में क्या है? पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? एक निश्चित तापक्रम पर। किस पे पाया जाता है? एक निश्चित तापक्रम पर जल एक निश्चित परास पर क्या है? पाया जाता है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस अवस्था के रूप में क्या है? ये पाया जाता है। तीसरा बिंदु बात करते हैं। जल जो है अभी हमने आपको बताया एक सार्वत्रिक विलायक होता है, और जब ये सार्वत्रिक विलायक होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अर्थात जल जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है, पोलर नेचर का होता है। जल कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं कि जो जल होता है उस जल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल के अणुओं के मध्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध कहां पर पाया जाता है? जल के अणुओं में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। दिस इज द अनदर कैरेक्टर ऑफ वाटर, ठीक है।
अब आपसे बात करते हैं कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है स्पेसिफिक हीट, जल की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, स्पेसिफिक जो हीट होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो कैसी होती है? उच्च होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? उच्च होती है। ये बात आपको याद रखना। आपको बता दें जल का जो पीएच होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 7 होता है। जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये जल का पीएच है वो कितना होता है? 7 होता है। अर्थात जल जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। जल कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, हम लोग उदासीन जल का ही क्या करते हैं? सेवन करते हैं। हम एसिडिक वाटर का भी यूज नहीं करते हैं और बेसिडिक वाटर का भी यूज नहीं करते हैं। इसलिए जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, देखिए जल जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर एक असामान्य व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जल 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर एक असामान्य व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अर्थात इस 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल जो होता है वो उच्च घनत्व को क्या है? प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उच्च घनत्व को क्या करता है? प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो जल जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर उच्च घनत्व को क्या करता है? प्रदर्शित करने का क्या करता है? कार्य करता है। देखिए, और सबसे अंतिम करैक्टर पर अगर हम बात करें तो जल के अंदर जो ससंजक बल और असंजक बल होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, तो जल का ससंजक बल और असंजक बल कैसा होता है? उच्च होता है। ससंजक बल, ठीक है, और आसंजक बल, आसंजक बल कैसा होता है? उच्च होता है। जल की विशेषता पर हमने आपसे बात की कि जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। जल एक निश्चित तापक्रम पर ठोस द्रव गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जल के अंदर विशिष्ट ऊष्मा का मान कैसा होता है? अधिक होता है। जल का पीएच 7 होता है। जल 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जल 4 डिग्री सेल्सियस पर उच्च घनत्व को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जल का ससंजक बल और असंजक बल का मान कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है भाई, आपको यहां तक हमने जो बात बताई है वो है कि भैया जल की क्या विशेषता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, ये जल की क्या है? विशेषता है। अब हम बात करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, वो पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं, उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। और कोशिका के अंदर क्या होता है? जीव द्रव होता है। ठीक है, कोशिका का जो जीव द्रव होता है, ठीक है, ये पादप कोशिका आपको हम दिखा रहे हैं यहां पे, ये पादप कोशिका है। ठीक है, और ये पादप कोशिका का क्या है? जीव द्रव है। ठीक है, ये जीव द्रव है पादप कोशिका का। और पादप कोशिका के इस जीव द्रव के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? पूर्ण होती है। ठीक है, पादप कोशिका का जीव द्रव है, उस जीव द्रव में विभिन्न प्रकार की क्या क्रियाएं होती हैं? जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? पूर्ण होती हैं। जीव द्रव के गुणों और उसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए जीव द्रव के गुणों को, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को या भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझना क्या है? बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए उन बिंदुओं को, जीव द्रव के गुणों को और उनमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं को
समझने के लिए हमें कुछ और भी बिंदुओं को समझना क्या है, जरूरी है। जैसे हमें विसरण को समझना होगा, हमें पारगम्यता को समझना होगा, हमें परासरण को समझना होगा, हमें अंतर शोषण, जीव द्रव कुंचन आदि को क्या होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो पादप जल संबंध के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है विसरण। आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, विसरण क्या है, इस पर आपसे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विसरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफ्यूजन के नाम से जाना जाता है, डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन क्या है, विसरण क्या है, ठीक है, विसरण पर आपसे बात कर रहे हैं। विसरण को समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके दे रहे हैं, ठीक है, आप ध्यानपूर्वक उन एग्जाम्पलों को सुनिए। देखिए, कई बार हम क्या काम करते हैं, अपने घरों पर रह करके, ठीक है, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और जब पूजा अर्चना करते हैं तो या तो हम क्या करते हैं, घी की बत्ती जलाते हैं, ठीक है, घी की बत्ती नहीं जलाते हैं तो हम क्या है, कई बार अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। सुगंधित अगरबत्ती को जब कमरे में जलाया जाता है, किसको, सुगंधित अगरबत्तियों को जब कमरे में क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो इसी विसरण के कारण संपूर्ण कमरे में उस सुगंधित अगरबत्ती की खुशबू या गंध क्या होती है, फैल जाती है। इज इट राइट? तो ये किसके कारण हुआ है, विसरण के कारण हुआ है। आप देखेंगे कुछ समय पश्चात संपूर्ण कमरे के अंदर खुशबू आने लगेगी। दूसरा एग्जांपल हम आपको बुक का दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे कमरे के अंदर, हमारी लैब के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया है कि एक अमोनिया की बोतल है, ये अमोनिया गैस, अमोनिया से भरी हुई क्या है, बोतल है। और इस बोतल के ढक्कन को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाए, उस कमरे के अंदर क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, ठीक है। जब इस अमोनिया की बोतल के ढक्कन को कमरे यानी कि खोल दिया जाता है तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात उस कमरे के अंदर अमोनिया की गंध हो जाती है, या उस कमरे में से अमोनिया की गंध क्या है, पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा किसके कारण हुआ है, भैया हमने देखा कि जब कमरे के अंदर हमने बोतल को नहीं खोला था, उससे पहले किसी भी प्रकार की गंध कमरे में नहीं आ रही थी, परंतु जैसे ही इस अमोनिया से भरी बोतल के ढक्कन को खोल दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात ही संपूर्ण कमरे के अंदर अमोनिया की क्या हो जाती है, गंध फैल जाती है। तीसरा एग्जाम्पल हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये एक क्या है, बीकर है, ठीक है, ये क्या है, एक बीकर है, और बीकर में हमने क्या भर रखा है, जल भर रखा है, ठीक है, बीकर में जल भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस जल से भरे हुए बीकर में हम क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं, नीला थोते के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल इसमें डाल देते हैं। जब डाल दिया जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात ये कॉपर सल्फेट जो होगा वो जल के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और घुलने पर आप देखेंगे कुछ समय पश्चात तो इस जल का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इस जल का रंग कैसा हो जाता है बेटा, नीला हो जाता है, ठीक है। जल का रंग नीला क्यों हुआ, क्यों भी, यानी कि रंग कैसे परिवर्तित हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है कि संपूर्ण जल जो है बीकर में भरा हुआ संपूर्ण जो जल होता है वो कैसे रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के जो अणु होते हैं, ठीक है, ये अणु क्या काम करते हैं, ये संपूर्ण जल के अंदर क्या है, फैल जाता है। क्या कर जाता है, संपूर्ण जल के अंदर क्या है, फैल जाता है।
क्योंकि जब ये फैलते हैं, क्यों फैलते हैं? क्योंकि पदार्थ के जो अणु होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के कारण ये कॉपर सल्फेट के जो अणु होते हैं वो निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। और निरंतर जब ये कॉपर सल्फेट के अणु निरंतर रूप से गतिशील होते हैं तो जहां भी उपलब्ध स्थान होता है उस उपलब्ध स्थान में समान रूप से क्या हो जाते हैं? वितरित होने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी कि जहां भी जल सफेद होगा, रंगहीन होगा, उस जल के अंदर जाकर के कॉपर सल्फेट के अणु क्या करते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गति करते रहेंगे और गति करने के पश्चात जहां भी उपलब्ध स्थान होगा उस स्थान में समान रूप से वितरित होने का क्या करते हैं? ये प्रयास करते हैं, जिसके कारण बीकर में भरा हुआ जल आपको कैसा दिखाई देने लगता है? नीले रंग का क्या है? दिखाई देता है। इसलिए यहां पे एक समझने की बात है क्या कि यहां पे पदार्थ के अणु, जब आपने बीकर में जल लिया, ठीक है, तो जल कैसा था? बिल्कुल रंगीन था। ठीक है, आप इस बीकर में से जल को अगर देखें तो जल बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा था, पारदर्शी दिखाई दे रहा। परंतु जैसे ही कॉपर सल्फेट के अणुओं को डाल दिया जाता है तो आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के अणु पहले मौजूद नहीं थे, यानी कि यहां पे सांद्रता बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, परंतु जैसे ही कॉपर सल्फेट डालते हैं तो यहाँ पे जल के अंदर कॉपर सल्फेट के अणुओं की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कॉपर सल्फेट के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है और वो सांद्रता धीरे धीरे उस पदार्थ के अणु क्या है? निरंतर रूप से उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है और निरंतर वो क्या करते हैं? गतिशील होते हैं। और वो किधर से किधर जाते हैं? उच्च सांद्रता से किस ओर गति करते हैं? निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी कि कॉपर सल्फेट के अणु है, जैसे ही बीकर में डाले तो डालने पर इस जल के अंदर कॉपर सल्फेट के अणुओं की सांद्रता बढ़ गई। और जहां जल में कॉपर सल्फेट नहीं था और वो पूरी तरीके से जब घुल जाता है तो वो जल के अणु क्या है? यानी कि कॉपर सल्फेट के अणुओं की जो उच्च सांद्रता होती है वो किस ओर गति करती है? निम्न सांद्रता की ओर क्या करती है? गति करती है, जिसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अर्थात पदार्थ के अणुओं का ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले गमन को, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, उच्च सांद्रता से पदार्थ के जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो जब पदार्थ के अणु, ठीक है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं, गति करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, different molecule of a substance which is transferred from to higher concentration to lower concentration, that is called diffusion। अर्थात जब पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण की क्रिया कहा जाता है। अब आपने देखा कि पदार्थ के अणु जो है वो उच्च सांद्रता से किस ओर गए? निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। किस ओर गति करते हैं? पदार्थ के अणु जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। उस क्रिया को हमने कहा था विसरण की क्रिया है। आप देखिए विसरण की जो क्रिया होती है, उस विसरण की जो प्रकृति होती है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। विसरण की जो प्रकृति होती है वो ठोस में हो, चाहे द्रव में हो, चाहे गैसों के अणुओं के रूप में हो, या कणों के रूप में हो, या आयनों के रूप में हो, तो ये कैसी होती है? समान रूप से क्या है? पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विसरण की जो प्रकृति होती है ठोस, द्रव, गैस के अणुओं में, कणों में व आयनों में कैसी पाई जाती है? समान रूप से क्या है? पाई जाती है। लेकिन विसरण की दर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठोस में विसरण की दर अलग होगी,
द्रव में विसरण की दर अलग होगी, गैसों में विसरण की दर अलग होगी, आयनों के रूप में अलग होगी, अणुओं के रूप में अलग होगी, कणों के रूप में विसरण की दर कैसी होगी, अलग होगी। अर्थात विसरण की जो प्रकृति होती है वो ठोस, द्रव और गैस के अणुओं में, कणों में व आयनों में कैसी होती है, समान होती है, लेकिन विसरण की दर कैसी होती है, इन सभी में कैसी होगी, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, देखिए आज केवल हम यहां पर आपको विसरण की परिभाषा ही निकाल पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम विसरण कितने प्रकार का होता है, विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर आपसे चर्चा करेंगे, विसरण का क्या महत्व है। ठीक है, साथ में हम आपसे बात करेंगे कि पारगम्यता क्या है। ठीक है, पारगम्यता कितने प्रकार की होती है, इन सभी बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।